हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 20 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर चुका हूं, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच हैज़ बीन अंडर ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी विल बी सेट अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जैतापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो काफ़ी विवादों में रहा है, तो भारत के किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है, तो इसे भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी दैट आंसर महाराष्ट्र। तो इसे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस की सहायता से बनाया जाएगा। और यदि इसे बनाया जाता है तो ये 9,900 मेगावाट की कैपेसिटी के अनुसार वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा फ्रांस की सहायता से। और यदि बन जाता है तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे। ये किस स्टेट में बनाया जा रहा है, तो इसे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन द वर्ल्ड। विश्व में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना, वर्ल्ड में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है चाइना। चाइना ये वर्ल्ड में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इससे पहले मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रॉप और मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्री पर भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्प है, तो आप अपना वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मशरूम उत्पादक देश कौन सा है। तो आंसर होगा चाइना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मशरूम उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय। निम्नलिखित में से किस शहर को खुशी का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कोलकाता। कोलकाता को खुशी का शहर कहा जाता है। और इससे पहले मैं इंडियन सिटीज के निक नेम पर भी कवर किया हूं, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच एकेडमी प्रमोट्स एंड डेवलप्स लिटरेचर इन ऑल द 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सी एकेडमी भारत की सभी 22 भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा और विकसित करती है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है साहित्य एकेडमी। तो साहित्य एकेडमी ये भारत की सभी 22 भाषाओं में लिटरेचर को डेवलप और प्रमोट करती है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है साहित्य एकेडमी। नेक्स्ट है, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय भाषा है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है नो नेशनल लैंग्वेज। तो भारत का एक भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हिंदी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी ये भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन एक भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है भारत का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कोडागू। तो ये कर्नाटक के कोडागू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कोडागू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क्स इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है दुधवा। दुधवा ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है दुधवा। देन यहाँ पे हम ऑप्शन में है तो उसे भी कवर कर लेते हैं। तो हेमिश नेशनल पार्क। तो हेमिश ये लद्दाख में लोकेटेड है और ये भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो हेमिश नेशनल पार्क ये भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया। देन नेक्स्ट है दक्षिगम। तो दक्षिगम ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट उसके बाद वन विहार। तो वन विहार ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में लोकेटेड है वन विहार। और यहाँ पे स्पेशली आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट हैज नो नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो यहाँ पे आपको भारत के उस स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर पंजाब। पंजाब में आपको एक भी नेशनल पार्क नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज दैट आंसर पंजाब। ये भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे एक भी नेशनल पार्क नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मणिपुर। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये आपको
भारत के मणिपुर में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी दैट आंसर मणिपुर। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये भारत के मणिपुर में लोकेटेड है और ये विश्व का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट है ऑन विच लेक इज द किबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये किस लेक पर स्थित है, ये किस झील पर स्थित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर लोकटक लेक। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये लोकटक लेक पे लोकेटेड है। तो लोकटक लेक ये आपको मणिपुर में ही देखने को मिलेगा। तो मणिपुर में लोकटक लेक पे किबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड है, जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है ये किस स्टेट में है? तो मणिपुर। और ये किस कंट्री में है? तो इंडिया में है। और ये किस लेक पर है? तो ये लोकटक लेक पे है। लोकटक लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जो मणिपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो ऑप्शन है दैट आंसर लेक। झील ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो जू, गार्डन और स्विमिंग पूल तो ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण है, लेकिन झील ये प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है विच इज ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो यहाँ पे अब आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर रोड। रोड ये मानव के द्वारा निर्मित है। तो सी, रिवर और माउंटेन ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, लेकिन रोड ये मानव के द्वारा निर्मित है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 1975। 1975 में भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को लॉन्च किया गया था और इसे पहली बार ओडिशा में इम्प्लीमेंट किया गया था। और एवरी ईयर हम 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो 17 जून को ये हम विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ऑप्शन बी दैट आंसर भारत में 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो हिंदी में विद्युत आवेश कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको विद्युत आवेश का एसआई यूनिट बताना क्या है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर कूलम। कूलम ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। देन यहाँ पे हम बात कर लें वोल्ट, तो वोल्ट ये वोल्टेज का एसआई यूनिट है। देन केल्विन, तो केल्विन ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। और किलोग्राम ये मास द्रव्यमान का एसआई यूनिट है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवन। ओवन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है माइक्रोवेव्स। ओवन में माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। और ओवन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग किचन एप्लियंसेस के रूप में हीटिंग और रोस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किचन एप्लियंसेस के रूप में इसका प्रयोग हीटिंग और रोस्टिंग के लिए किया जाता है। और ओवन में आपको माइक्रोवेव्स देखने को मिलेगा। ओवन में माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ई दैट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ऑप्शन दैट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? तो यहाँ पे आपको केमिकल नेम बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है। और यहीं पे हम फार्मूला देख लें, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का फार्मूला CaSO4। तो ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का फार्मूला है। और इसका प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए। टूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ए सेमीकंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिमेंट सेमीकंडक्टर है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन ये एक सेमीकंडक्टर है। देन इसके अलावा आपको जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड तो ये भी सेमीकंडक्टर ही हैं। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो फेमस सेमीकंडक्टर हैं। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। और यहीं पे हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानें, तो सेमीकंडक्टर उसे कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से अधिक होती है, तो उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम, गर्सेनाइड ये
सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है द 3 एलिमेंट्स मोस्ट यूज इन केमिकल फर्टिलाइजर्स आर। रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो ऑप्शन डी द आंसर है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये केमिकल फर्टिलाइजर्स में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऑप्शन डी द आंसर है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है हुई इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है लेवोजियर। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है लेवोजियर।